कल की कक्षा में हमने अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर अध्ययन किया था। आज जिस विषय वस्तु को हम लेकर उपस्थित हुए हैं वह है अधिगम के प्रकार। तो आइए जानते हैं कि अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बतलाए हैं और वे सभी श्रृंखलाबद्ध होते हैं। वर्णित 8 अधिगम प्रकारों को एक दूसरे की परम आवश्यकता होती है। यदि एक दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो अधिगम के पहले प्रकार का ज्ञान अपेक्षित है या जरूरी है। जैसा इसमें कहा गया है कि यदि दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो अधिगम के पहले प्रकार का ज्ञान अपेक्षित है। तो यहाँ हम देख लेते हैं वे कौन कौन से चरण हैं या वे कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। जैसे संकेत अधिगम पहला, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक सहचर्य अधिनियम, पांचवा है विभेदात्मक अधिनियम, छठा है संप्रत्यात्मक अधिनियम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम। तो जैसा अभी इसमें बताया गया कि यदि दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब अगर हमको उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की जानकारी प्राप्त करनी है तो कहता है कि अधिगम के पहले प्रकार का ज्ञान अपेक्षित है, मतलब संकेत अधिगम का ज्ञान आवश्यक है। अगर हम शाब्दिक सहचर्य अधिगम को जानने की जानकारी चाहते हैं तो हमें उसके पहले के क्रमों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से गेने ने अपने अधिगम को 8 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो संकेत अधिगम है उस पर अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से सुने, देखें कि इस स्तर पर व्यक्ति बहुत ही मोटे तौर पर किसी सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम कहा जाता है। इसमें छात्र उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में बार बार दोहराते हैं, जिससे उस उद्दीपन तथा अनुक्रिया में स्थापित संबंध सुदृढ़ हो जाते हैं। जैसे एक सड़क पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना, ठीक है, पीली बत्ती देखकर तैयार हो जाना और हरी बत्ती देखकर चलने लगना, ये कहलाता है संकेत अधिगम। ठीक है, क्या कहलाता है? संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसका संबंध बीएफ स्किनर द्वारा प्रदत्त उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध से है, जिसमें अनुक्रिया सतत होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है जब उसे पुनर्बलन मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी उद्दीपक की उपस्थिति से जब किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाता है, संभव हो जाए, तो वहां हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति कहेंगे। ठीक है, स्किनर के सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत में अनुक्रिया की पुष्टि पुनर्बलन का काम करती है, ये तो हमें पता ही है, जिसमें पावलर के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया में पूर्व निर्धारित संबंध नहीं रहता, बल्कि अनुक्रिया का संबंध परिवेश और जीव की सक्रियता से होता है। इसमें प्राणी सही अनुक्रिया से नवीनता सीखता है और साथ ही उसे अग्रिम क्रिया करने के लिए भी पुनर्बलन मिलता है। जिसका तात्पर्य क्या है कि साथ ही उसे अग्रिम क्रिया करने के लिए पुनर्बलन मिलता है। तो ये था दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, यह अधिगम। तीसरा जो इन्होंने बताया है गेने के अनुसार कि श्रृंखला अधिगम। तो आइए समझते हैं कि श्रृंखला अधिगम क्या होता है। तो देखें,
इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम और द्वितीय स्तर के अधिगम, जैसे मतलब जो आपने अभी पढ़ा है, पहला क्या था, संकेत अधिगम, दूसरा था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक है। ये दोनों स्तरों से परिचित हो जाता है, तभी श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, ठीक है। तो तभी जो है श्रृंखला अधिगम की जानकारी उसे प्राप्त हो सकती है। इस संदर्भ में स्किनर ने व्याख्या की है। स्किनर के अनुसार जो है, स्किनर कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि गेने के अनुसार श्रृंखला अधिगम क्या होता है। गेने के अनुसार श्रृंखला अधिगम में बालक दो या दो से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया के संबंधों को सीखता है और वह एक साथ जोड़ना और संबंधित करना सीख जाता है। इसी को क्या कहते हैं, श्रृंखला अधिगम होता है। तो इसी जैसे जोड़ना और संबंधित करना को ही श्रृंखला अधिगम कहते हैं। गेने ने इसे दो प्रकार से विभाजित किया है। पहला है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। तो शाब्दिक श्रृंखला अधिगम का तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोग होता है और किसी किसी क्षेत्र में अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम का भी प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता रहता है, ठीक है। किंतु अगर हम ये कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से शिक्षण प्रतिमानों में शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, जो ये आप देख रहे हैं शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, शिक्षा के बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जो है बहुत से ऐसे क्षेत्रों में या शिक्षण के तमाम प्रतिमानों में शाब्दिक श्रृंखला अधिगम ही जो है परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। शाब्दिक श्रृंखला अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। देखिए चौथा है शाब्दिक सहचर्य अधिगम। तो शाब्दिक सहचर्य अधिगम क्या है कि श्रृंखला अधिगम सीखने के पश्चात ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक सहचर्य अधिगम के अंतर्गत आता है, जिससे सीखी हुई वस्तु को स्थायित्व मिलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि श्रृंखला अधिगम के शाब्दिक अधिगम द्वारा विचारों को क्रम में पिरोना तो सीख लेता है, वह जो है अशाब्दिक अधिगम भी कौशल अधिगम द्वारा सीख लेता है। लेकिन जब तक ज्ञान को शाब्दिक सहचर्य से संबंधित नहीं कराया जाएगा, तब तक बालक का अधिगम अपूर्ण रह जाता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देते हैं। जैसे कविता पाठ, अक्षरों और शब्दों को क्रमानुसार सीखना, ठीक है। तो श्रृंखला अधिगम में होने के कारण इसके अंतर्गत शाब्दिक और शारीरिक मतलब पेशीय अनुक्रियाओं का निश्चित क्रम सम्मिलित होता है। इसके लिए संकेत अधिगम और स्वरूप आवश्यक होते हैं, ठीक है। पांचवा है विभेदात्मक अधिगम। अब विभेदात्मक अधिगम क्या होता है, ये जो पांचवा प्रकार गेने के अनुसार है अधिगम का, कि इसमें होता क्या है कि अधिगम करता एक ही प्रकार के अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपकों को सही पहचान कर उसमें भेद कर सकता है, ठीक है। शिक्षण के विभेदात्मक अधिगम में संकेत और श्रृंखला मतलब शाब्दिक या कौशल अधिगम की परिस्थितियां सम्मिलित हैं। इस अधिगम में एक तथ्य को दूसरे से अंतर पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान करने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध भ्रांति पूर्ण होता है। जैसे इसका उदाहरण है घनत्व और भार में अंतर। बालक जब घनत्व और भार में अंतर सीखना प्रारंभ कर देता है तो वो कहलाता है विभेदात्मक अधिगम। दूसरा है जैसे हिंदी में ब और व में अंतर करना सीख जाता है, फिर भ और मां में अंतर करना सीख जाता है, घ ध
और घ में अंतर करना सीख लेता है, तो वो कहलाता है विभेदात्मक अधिगम। वास्तव में इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक जो है प्रत्येक उद्दीपक और अनुक्रिया को स्पष्ट करे और जिन जिन वस्तुओं तथा तथ्यों में भेद करना है उन्हें एक साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, जब एक साथ प्रस्तुत करेगा तो विभिन्न वर्गों तथा जो विभिन्न वर्गों के जो तथ्य हैं या जो घटनाएं हैं, बालक उनको समझने या उनको पहचानने का कार्य फिर करता है या उसमें अंतर करने का कार्य फिर वो करता है। तो इस प्रकार जो है विविधात्मक अधिगम बालकों में होता रहता है। ठीक है, आइए छठा है संप्रत्यात्मक अधिगम। तो इसमें क्या है कि इस अधिगम परिस्थिति के लिए विभेदात्मक अधिगम का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। गेने के अनुसार जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं उन्हें हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। और इन्होंने इसके 4 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है मूर्त स्तर, दूसरा है परिचयात्मक स्तर, तीसरा है वर्गीकरण स्तर, चौथा है औपचारिक स्तर। तो अब समझते हैं कि मूर्त स्तर क्या होता है। देखिए, जब बालक प्रत्यक्ष देखे गए वस्तु को या पदार्थों को पहचानने में सक्षम हो जाता है तो इसे संप्रत्यय अधिगम का मूर्त स्तर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है परिचयात्मक स्तर कि जब बालक विभिन्न परिवर्तित दशाओं में पदार्थों के विभिन्न गुणों का सामान्यीकरण करने की योग्यता को प्राप्त कर ले तो यह कहा जा सकता है कि उसमें संप्रत्यात्मक अधिगम के परिचयात्मक स्तर का विकास हुआ है। तीसरा है वर्गीकरण स्तर। तो जब बालक में कम से कम एक ही वर्ग में जो उदाहरणों को एक तरह से सीखने की क्षमता विकसित कर ले, ठीक, तब संप्रत्यात्मक अधिगम के एक स्तर की उपलब्धि मानी जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जो है उदाहरणों को एक तरह से समझने की जब उसमें क्षमता विकसित हो जाती है तो वो कहलाता है वर्गीकरण स्तर। चौथा है औपचारिक स्तर। तो औपचारिक स्तर क्या होता है कि जब बालक संप्रत्ययों की विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट वर्ग में होना अथवा उसका आधार स्पष्ट कर सके तब यह कहा जा सकता है कि उसमें संप्रत्यात्मक अधिगम के औपचारिक स्तर को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संप्रत्यात्मक अधिगम समाप्त होता है। और छठे के बाद अब हम चलते हैं 7वें प्रकार की ओर। ठीक है, 7वां प्रकार है नियम अधिगम। 7वां प्रकार है नियम अधिगम। तो इसमें है कि इस नियम स्तर पर अधिगम करता है किसी नियम को सीखता है और उनको नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है। नियम अधिगम में 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला सम्मिलित होती है। जिस प्रकार एक संप्रत्यय में अनेक तथ्यों और विशेषताओं की श्रृंखला होती है, उसी प्रकार के एक नियम में कई संप्रत्ययों की श्रृंखला होती है। आइए इसको उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना। तो बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना, इस सिद्धांत में 3 संप्रत्यय हैं। इस सिद्धांत में 3 संप्रत्यय हैं। पहला है बर्फ, दूसरा है गर्मी और तीसरा है पिघलना। ठीक, पहला क्या है बर्फ, दूसरा गर्मी, तीसरा पिघलना का श्रृंखलन किया गया है और इसमें एक ही सिद्धांत का बोध होता है। इस सिद्धांत अधिगम में छात्र को प्रयत्नों का प्रत्यास्मरण करना होता है जिससे सिद्धांत का बोध होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं नियम अधिगम। आइए चलते हैं अंतिम और 8वें प्रकार की ओर, समस्या समाधान अधिगम। तो समस्या समाधान अधिगम क्या होता है कि देखिए, अधिगम करता इस स्तर पर सीखे हुए 2 या 2 से अधिक नियमों का
समन्वय कर किसी नई समस्या के समाधान की योग्यता प्राप्त करता है। तात्पर्य क्या है कि अधिगमकर्ता इस स्तर पर सीखे हुए दो या दो से अधिक नियमों का समन्वय कर किसी नई समस्या के समाधान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उच्च स्तरीय सिद्धांत के रूप में संबद्ध करना ही समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। जैसा रेखागणित के किसी प्रमेय को सिद्ध करना। ठीक है, तो रेखागणित के किसी प्रमेय को सिद्ध करने का तात्पर्य क्या है कि जीवन की समस्याओं का समाधान व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से करता है और पूर्व अनुभव व्यक्ति का अधिगम होता है। ठीक, तो इस प्रकार अधिगम समस्या समाधान में सहायक होती हैं। ठीक है, गणित में जो हम रेखागणित के किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो प्रमेय तो एक समस्या होती है, ठीक है, लेकिन पूर्व में हमने उस प्रमेय के अंतर्निहित कुछ ऐसी बातों को हमने पूर्व में सीखा हुआ है जिसकी सहायता से हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं, अर्थात कि इसी को कहते हैं अधिगम समस्या समाधान में सहायक होती है। तो इस प्रकार समस्या समाधान अधिगम समाप्त होता है। अगली कक्षा में कुछ और भी नया लेकर हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।